Good morning, class. I will teach you further I will give lecture on energy. I have already taught you potential energy and kinetic energy in one frame. Now we will start the kinetic energy in two frames. With the reference of another frame. मानते हैं कि सिस्टम है जो मूव कर रहा है, कोई भी सिस्टम है या बॉडी है, इसका मास है में मूव कर रहा है V1 से, और एक और भी सिस्टम है वो मूव कर रहा है V2 से. दोनों के बीच का एंगल मानते हैं थीटा है. तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक B या बॉडी B. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक A with respect to the सिस्टम B. ऐसा पूछेगा तो पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या होगा? V1 माइनस V2 हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू होगा हाफ m, उसका मास है, V1 माइनस V2 मॉड का होल स्क्वायर. कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा, नॉट यूज्ड एज हाफ m V1 स्क्वायर माइनस हाफ m V2 स्क्वायर. दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. रॉन्ग है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं बनाना है. और अब V1 V2 इसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं. दो अगर एंगल V1 है तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 इंटू कॉस थीटा का रूट ओवर का होल स्क्वायर. इतना होगा. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. द थीटा एंगल बिटवीन V1 एंड V2 इज थीटा इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2. अगर पैरेलल है तो ठीक है, कॉस 0 हो जाएगा. तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 हो जाएगा. इस तरह से निकालेंगे. इसके आगे चलते हैं. स्टेबिलिटी. या इक्विलिब्रियम. When two and more than two forces, इक्विलिब्रियम बता रहे हैं. इक्विलिब्रियम. When two and more than two forces applied on a body are applied on the body in such a way net force is 0, the system is equilibrium. System is in equilibrium. अब सिस्टम तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है. एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, और तीसरा होता है न्यूट्रल. स्टेबल में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, F इज इक्वल टू 0 होता है. 0 हर पोजीशन में है, उससे डिस्प्लेस करने के बाद. लेकिन एनर्जी के केस में क्या होगा कि मानते हैं कोई इस तरह से चल रहा है, इस तरह का है. हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. एनर्जी के साथ x का, तो du बाई dx बताएगा. du बाई dx हम निकालेंगे. फर्स्ट वी डिटरमाइन du बाई dx बराबर 0. तो कहाँ पर du बाई dx 0 है? इस जगह 0 है, इस जगह 0 है, ये सभी पॉइंट पर 0 है. तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. इसके अलावा D और E भी चलते हैं. इसमें भी A डैश ले लेते हैं, एक पॉइंट A डैश ले लेते हैं, एक पॉइंट A डबल डैश ले लेते हैं. इसमें B डैश ले लेते हैं, एक पॉइंट और B डबल डैश ले लेते हैं. इसमें C डैश ले लेते हैं और C डबल डैश ले लेते हैं. तो अगर किसी एक इसका पहले दिखाते हैं. अगर ये बॉडी A है, इस जगह पर A पॉइंट है, इस जगह A डैश पॉइंट है, तो इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है. इसका मतलब du बाई dx इज लेस देन 0 है इसका स्लोप. और A डबल डैश पर इसका स्लोप कैसा बना रहा है? ये क्लॉकवाइज बना रहा है, यानी du बाई dx इज ग्रेटर देन 0 है. यहाँ पर 0 है. तो अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है एनर्जी का स्लोप, देन स्टेबल कहलाता है. ओके, उसमें चलते हैं.
du बाई डी एक्स अगर चलते हैं, du बाई डी एक्स यहाँ पर चलते हैं डी पॉइंट पर, इस तरह से है। तो पहला लेस देन है, दूसरा ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर देन है। तो du बाई डी एक्स बी डैश पर लेस देन है, यहाँ पर ए डैश पर लेस देन है, ए डबल डैश पर ग्रेटर देन 0, उसी पर बी डैश पर ग्रेटर देन लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। और बी डबल डैश पर du बाई डी एक्स लेस देन 0 है। तो ऐसे में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हो तो ऐसे कहेंगे अनस्टेबल, तो वहाँ पर अनस्टेबल होता है। सी पॉइंट पर क्या है, सी डैश पर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सी डबल डैश पर du बाई डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0 है। सी पर तो 0 है ही, तो 0 टू 0 जा रहा हो तो ऐसे कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसको याद कर लीजिए कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही पूछता है इस तरह का क्वेश्चन को। अब हम इसके आगे चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे u इज इक्वल टू a बाई बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b बाई या प्लस b बाई एक्स स्क्वायर b बाई एक्स क्यूब, ऐसा दिया हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करें, फिर लिखते जाएंगे, बाद में लिखेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2a बाई एक्स की हो जाएगा और माइनस b बाई 3b बाई, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 साइन चेंज हो जाता है, पावर इंटू हो जाता है, x टू द पावर 4 हो जाता है। du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स टू द पावर 4। अब इसको जीरो करेंगे तो माइनस 2a बाई एक्स क्यूब और प्लस 3b बाई एक्स स्क्वायर x4, इसको इधर ले आते हैं, 2a बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3b बाई एक्स टू द पावर 4, x कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3b बाई 2a। दिस इज द पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब इसको चेक करने के लिए इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाएगा, यानी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2a इंटू 3, ये पावर ऊपर जाएगा, इंटू एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। और इसमें चलेंगे माइनस हो जाएगा, 3b हो गया, अब 4 भी जाएगा ऊपर में, एक्स टू दी पावर हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा। अब इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है, 3b बाई 2a, तो 3 टू जा 6a और 3b बाई 2a, तो 3 का 4 पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 हो जाएगा, 81 b टू दी पावर 4 इंटू 2a, 2 का 4 पावर 16 इंटू a टू दी पावर 4 माइनस 12b x टू दी पावर 5, इसका 5 पावर करेंगे तो 243 होगा, 243 b टू दी पावर 5 इंटू 2a, 2 तो 64, 16 दूनी 32 टू दी पावर 32 इंटू a टू दी पावर 5, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, 3 से कट रहा, 2 3 6 हो गया, 27 3 81, कितना हो जाएगा, तो 32 a टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 27 b टू दी पावर 4 माइनस, इसमें कट रहा तो काटते हैं, 4 3 12, 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 3 4 दूनी 8, अब 4 3 12 13, 4 दूनी 12, 128, b कट जाएगा, b टू दी पावर 4 हो जाएगा, a टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 81 b टू दी पावर 4, एलसीएम होगा 81 b टू दी पावर 4, यहाँ जाएगा 3 से 27 का 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 a टू दी पावर 5 माइनस 128 a टू दी पावर 5, 28 में से 96 गया, 8 4 12 माइनस 32 a टू दी पावर 5 बाई 81 b टू दी पावर 4, दिस इज लेस देन 0, ये 0 है
इसका मतलब अगर du बाई डी एक्स कोई फंक्शन है, इधर बताते हैं अगर कोई फंक्शन है u, इसको du बाई डी एक्स करेंगे, इसको 0 करेंगे तो हमको पॉइंट मिलेगा, x का कोई वैल्यू मिल जाएगा, और डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट किए और उस वैल्यू को पुट करेंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम होगा, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम होगा, और इक्वल टू 0 आएगा तो न्यूट्रल होगा। तो मिनिमम तब होता है जब स्टेबल होता है, और मैक्सिमम तब होता है जब अनस्टेबल होता है। तो लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर अनस्टेबल कहलाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रूल हुआ, इस रूल को फॉलो कर देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स इज said to be conservative if the work done by the force does not depend on the path, depends only initial and final point. That is, for one round trip work done will be 0। एक राउंड ट्रिप के लिए उसका वर्क डन 0 होगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव ही फोर्स है। अब इसको एग्जांपल समझाते हैं। मानते कोई बॉडी इधर से चल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पर गया h1 डिस्टेंस चला, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर h2 डिस्टेंस चला, फिर यहाँ पर गया, फिर ये h3 डिस्टेंस चला, अब प्लेटफॉर्म पर चला। तो अगर बॉडी इधर चल रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क डन चल रहा है इधर बॉडी, अब फोर्स लग रहा है इधर। अब इधर चल रहा है तो वर्क डन हुआ, कितना हुआ? -m, बॉडी का मास m है मानते हैं, तो -mgh1 हुआ। फिर यहाँ चला, कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी चल रहा है इधर की ओर और फोर्स लग रहा है इधर, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने पर वर्क डन 0 होता है। फिर यहाँ पर चला, -mgh2 हुआ, फिर यहाँ पर mg नीचे लगा और चल रहा इधर, तो वर्क डन 0 हुआ। फिर इस पर चला तो कितना लगा? -mgh3। टोटल इसका हाइट अगर हम इस तरह से दिखाएं तो मानते हैं h है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होगा -mgh1 -mgh2 -mgh3। mg कॉमन हो गया, h1 + h2 + h3 बराबर -mgh। एक लड़का सीधा गया तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इस पर mg नीचे लग रहा है, तो mg इंटू h गया इंटू cos 180 बराबर -mgh। तो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आप कैसे से कैसे जा रहे हैं? ए से लेके बी तक जा रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, या ऐसे चलते ए यहाँ पर है, एक बॉडी ऐसे जाकर के ऐसे सीधा गया, तो इसमें तो वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल mg इधर लग रहा है, अब बॉडी इधर चल रहा है, तो 90 डिग्री होने के कारण वर्क डन 0। तो पूरे सेक्शन में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 0 हुआ, सिर्फ इतना जाने में उसको -mg लगा। और एक इस तरह से गया, इस पाथ को फॉलो करते ए से बी तक गया, तो उसका भी वर्क डन उतना ही आया जितना इसको सीधा जलने में चला लगा। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं किया, सिर्फ इनिशियल और फाइनल ए और बी पर किया, और उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड किया। तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव
If the work done by the force depends on the path, जो पाथ पर डिपेंड करता है, that is work done for one round trip is not equal to 0. That is the work done for one round trip is not equal to 0. Are called non-conservative force. Non-conservative force क्या है? फ्रिक्शन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे फ्रिक्शन है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एग्जाम्पल समझा सकते हैं. जैसे मान ले कोई बॉडी या ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक गया और बी से ए तक गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में हो रहा है. हर केस में 90 है, तो वर्क डन बाय mg ग्रेविटी 0 हो रहा है. लेकिन फ्रिक्शन जब इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, जब इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है. यानी वर्क डन बराबर हो जाएगा F माइनस एफ इंटू 2s. मानते यहाँ से यहाँ s है, तो s गया लौटा. F बराबर होता है माइनस म्यू एन इंटू 2s. म्यू एन बराबर क्या होगा? माइनस म्यू mg इंटू 2s. इसको लिख सकते हैं माइनस 2 म्यू mgs. दैट इज द वर्क डन. तो वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के पाथ पर चल रहे हैं. वैसे पाथ का वर्क डन, ऐसे फोर्स को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. वन राउंड ट्रिप के लिए इसका 0 नहीं होगा. फ्रिक्शन इज द एग्जांपल. और भी है फोर्सेस जो नॉन कंजर्वेटिव है. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी. Conservation theory of energy. Energy neither be created. Energy neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to, can be transferred one form to another form. One form of energy to another form. Net energy तीसरा पॉइंट है. Net energy of the isolated system will remain constant. आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है एनर्जी. अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन लड़का लोग उठा सकता है. तो ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करता हो, मास प्लस एनर्जी, इसको कहा जाता है ओपन सिस्टम. जैसे हम लोग का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, दे आर ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम किसको कहता है? क्लोज सिस्टम जिसमें ओनली एनर्जी एक्सचेंज होता है, ओनली एनर्जी. जैसे थर्मस फ्लास्क है, उसका उसमें से कोई भी लूज नहीं करेगा मास, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा उसका पानी. और तीसरा आइसोलेटेड, नाइदर मास. आइसोलेटेड क्या होता है? नाइदर मास नॉर एनर्जी. नहीं मास होता होगा ट्रांसफर और नहीं एनर्जी ट्रांसफर होता है. ऐसे को टू द सराउंडिंग, तो ऐसे को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम. देयर इज नो आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इन दिस यूनिवर्स. यूनिवर्स खुद यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है. इसका भी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफर हो रहा है. ओके, इसको प्रूफ करते हैं. पहला प्रूफ फॉर द पोजीशन के लिए चलते हैं.
for position. Consider there be a body having mass m kept at the height of h above the reference line. Consider there be a body having mass m kept up to the height h above the रेफरेंस लाइन से h हाइट के ऊपर रखा गया, h हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, 0 हो गया, रेस्ट में है, तो टोटल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, mgh. नाउ इट स्टार्ट टू फॉल, नाउ इट स्टार्ट्स टू फॉल एंड क्रॉसेस द पॉइंट बी and crosses the point B with velocity v1 and covers h1 distance, then potential energy at B is equal to mg h minus h1. This is given because above the reference line the body is at point B at the height of h minus h1. Kinetic energy at B is equal to half mv1 square because the velocity at point B is v1. Now we can find out the v1. v1 square is equal to u square plus 2gh h1, u0 plus 2gh1, that is 2gh1. तो इसका हो जाएगा हाफ m इंटू 2gh1. 2 से 2 कट गया, कितना बचा, mgh1. तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू mgh माइनस mgh1 प्लस mgh1. कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, mgh. तो एट पॉइंट A the total energy is mgh, at B total energy is mgh. Now it reaches at point C with velocity v. Now it reaches at point C with velocity c, with velocity v. तो पोटेंशियल एनर्जी एट C कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट C बराबर 0 ऑन द लाइन है. काइनेटिक एनर्जी एट C कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, v से पहुंचा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u0 प्लस 2gh. तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू mgh. तो टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू mgh. Hence we can say energy neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another. That means potential into kinetic and kinetic into potential. And net energy of the isolated system will remain constant. That is, energy at A will be equal, total energy at A is equal to total energy at B is equal to total energy at point C. यानी C पर भी वही एनर्जी होगा जो A पर होगा, जो B पर होगा. तो ये हम बाय पोजीशन से इसको प्रूव किए. अब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन से भी इसको प्रूव करते हैं, कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी को. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी बाय कॉन्फ़िगरेशन. कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी बाय कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन से कैसे कंजर्वेशन थ्योरी निकालते हैं. मानते हैं कि स्प्रिंग है, कंसीडर देयर बी स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K. F force is applied on it so that it reaches at point B. Now it is released. इसको रिलीज किया गया, crosses the natural length with velocity v.
Due to this velocity, it is further compressed by x. तो इसको हम बताते हैं कंसीडर देयर बी, इसको लिख देते हैं कंसीडर देयर बी a spring of a spring constant K attached with block having mass m initially at point A. Now F force is applied on it. So that it is elongated by x. x elongate हुआ, elongated by x. तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट C कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना हो जाएगा? -W. जितना वर्क डन होगा स्प्रिंग द्वारा उतना ही उसका नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगा, बराबर माइनस kx dx. अगर छोटा सेक्शन लेते हैं dx तो kx dx 0 से लेकर के x तक, माइनस प्लस kx स्क्वायर बाई 2. दैट इज तो टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर. नाउ इट इज रिलीज फ्रॉम दैट पॉइंट. Now it is released from that point. उस पॉइंट से रिलीज कर दिया गया and crosses the point A with velocity v. So potential energy at B is equal to 0. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर को निकालना है. मानते हैं कि dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल टू f dx होता है या f इज इक्वल टू kx होता है. F is equal to minus kx. Mass into acceleration is equal to minus kx. M dv by dt is equal to minus kx multiplied by dx. तो M dv by dt into dx बराबर minus kx dx. dx by dt भी होता है. mv dv इज इक्वल टू माइनस kx dx. इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. 0 पहले वेलोसिटी 0 था, 0 से भी पहले इलोंगेशन x था, 0 तक आया. तो इसका कितना हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर 0 से लेके v. इसका हो जाएगा माइनस, इसको उलट देते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, k बाहर आ गया, x dx और लिमिट x से लेके 0 तक हो जाएगा. उलट देंगे लिमिट तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? हाफ k x स्क्वायर 0 से लेके x तक, यानी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ kx स्क्वायर. तो इसके बदले में लिख सकते हैं हाफ kx स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी एट B, टोटल एनर्जी एट A, तो काइनेटिक एनर्जी एट A हो गया, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू हो गया हाफ kx स्क्वायर. We know that total energy at B is also half kx square and total energy at A is also half kx square. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Now due to this velocity it is further compressed by x and reaches to point C. Now due to this energy, due to this kinetic energy, it is further
compressed by x and reaches at point C पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी एट C कितना हो जाएगा? पोटेंशियल C इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी माइनस डी डब्ल्यू और माइनस डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन माइनस डी डब्ल्यू बराबर होगा माइनस के एक्स डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हाफ एक्स से लेकर के 0 से लेकर एक्स तक गया है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा? दिस इज 0, मतलब टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर एनर्जी सेम रहा, इसका ग्राफ अगर हम खींचे, इधर यू रख लें, इधर एक्स रख लें, बी पॉइंट रख लें, इधर सी कंप्रेस हो रहा है तो सी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर रख लेते हैं, तो सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो 0 हो गया, और ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। ये पॉइंट हमारा है बी, ए है, ये बी ए सी है, और इस पॉइंट पर आते थे फिर 0 हुआ। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हुआ। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा टोटल एनर्जी एट सी बराबर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी ग्राफ होगा इस तरह से, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हुआ और ये टोटल सम है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते कि एनर्जी कंजर्व रहता है चाहे बाई कॉन्फ़िगरेशन चले या आप बाई इससे चलें, पोजीशन से चलें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और इस पर काफ़ी एप्लीकेशंस बताएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11 क्लास के लिए, इसलिए इसको पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि कंजर्वेशन थ्योरी जब हम बनाने लगेंगे तो उस पर सब आपसे पूछेंगे कि क्या क्या यूज़ हो रहा है, और एक नया ट्रिक बताएंगे जिसको एक ही तरीके से सभी को क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। उस ट्रिक में ये नहीं देखना है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि इंटरनल फोर्स लग रहा है कि दोनों फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है, सब कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ 2 पॉइंट सोच करके एनर्जी को कंजर्व करेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वाइस स्टूडेंट के लिए जो 11 में पढ़ रहे हैं और वाइस स्टूडेंट जो नीट और जी मेन या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। ओके बाय। इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।